उस ऑटो में सुहानी के साथ वही लड़की बैठी थी जिसे उसने विशिंग वेल के पास उस बूढ़ी औरत को मारते देखा था। उस लड़की ने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की का चेहरा सुहानी की तरफ ही था, लेकिन सुहानी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। सुहानी डर से अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है। सुहानी की चीख ऑटो ड्राइवर भी सुनता है। वो साइड मिरर से सुहानी को देखता है। उसे बैक सीट पर सुहानी के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं देता। ड्राइवर बिना कुछ रिएक्ट किए ऑटो की स्पीड और बढ़ा देता है। कुछ देर बाद सुहानी फिर से अपनी आंखें खोलती है। अब वो लड़की वहां नहीं थी। ऑटो में सिर्फ सुहानी और ड्राइवर ही थे। सुहानी बहुत डर गई थी, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वो ऑटो ड्राइवर को देखती है, जो बिना कुछ कहे ऑटो आगे बढ़ा रहा था। ड्राइवर को देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि उसके इतने जोर से चीखने पर भी ऑटो ड्राइवर ने ऑटो क्यों नहीं रोका। इतने में सुहानी हॉस्टल पहुंच जाती है और ऑटो ड्राइवर ऑटो रोक लेता है। हॉस्टल पहुंचने पर सुहानी चैन की सांस लेती है। ऑटो से उतरकर सुहानी ऑटो ड्राइवर से कहती है, भैया, कुछ देर पहले मेरे इतनी जोर से चीखने पर भी आपने ऑटो क्यों नहीं रोका? ऑटो ड्राइवर जवाब देता है, मैडम, तब हम लोग पुराने रोड पर थे। वहाँ ये सब अक्सर होता रहता है। कई बार लोगों ने वहाँ काफी अजीब सी चीजें देखी हैं। अगर मैं वहाँ ऑटो रोक देता तो इससे हम दोनों की जान को खतरा हो सकता था। सुहानी कहती है, इतना जानते हुए भी आप इस वक्त उस रास्ते से क्यों जाते हैं? ऑटो ड्राइवर कहता है, आमतौर पर मैं शाम के वक्त वहां से नहीं गुजरता, लेकिन आज मुझे देर हो गई थी। ऑटो ड्राइवर अपनी बात पूरी करके वहां से चला जाता है। सुहानी को भी उसकी बात बिल्कुल सही लगती है। ऑटो ड्राइवर के वहां से जाने के बाद सुहानी हॉस्टल के अंदर चली जाती है। सुहानी के अंदर जाने के बाद वहां से युवराज की कार गुजरती है। कुछ दूर रुककर युवराज सुहानी को सेफली हॉस्टल के अंदर जाते हुए देख रहा था। अपने रूम आकर सुहानी देखती है कि निशा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही निशा की नजर सुहानी पर जाती है, वो उस पर सवालों की बौछार शुरू कर देती है। निशा सुहानी से कहती है, सुहानी तू कहाँ थी? मैंने तुझे आराम करने के लिए यहाँ छोड़ा था और तू पता नहीं कहाँ चली गई। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तूने कुछ खाया? निशा सुहानी से लगातार सवाल करने लगती है। तभी सुहानी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, बस कर मेरी माँ, सवाल ही पूछती जाएगी या जवाब सुनने के लिए रुकेगी भी? निशा ये सुनकर शांत हो जाती है। सुहानी अपने बेड पर बैठकर कहती है, मुझे हॉस्टल में घुटन हो रही थी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर घूमने चली गई। और हाँ, मैंने लंच कर लिया था। सुहानी आगे कहती है, मेरी छोड़, तू बता आज कॉलेज में क्या हुआ? निशा कुछ याद करके कहती है, अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई। आज पुराने रोड वाले केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नई टीम कॉलेज आई थी। नई टीम? लेकिन क्यों? क्या इंस्पेक्टर शर्मा का ट्रांसफर हो गया? सुहानी निशा से कहती है। निशा सुहानी को बताती है, स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है, जिसके अकॉर्डिंग इस केस को सॉल्व करने के लिए एक नई टीम बनाई गई है, जिसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के एएसपी अर्नव सिंह लीड करेंगे। सुहानी कहती है, चलो अच्छा है। आई होप कि नई टीम कुछ बेहतर काम कर पाए और हमें कुछ ऐसा पता चले जो अभी तक सामने नहीं आया है। निशा इस बात का जवाब देते हुए कहती है, यार तुझे तो पता है ना, यहाँ जो भी हो रहा है वो किसी इंसान का काम नहीं है, तो कोई भी पुलिस की टीम आए उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ के राज पुलिस नहीं सुलझा सकती। सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो अपने मन में कहती है, नई टीम भले ही उस साई के मैटर में कुछ ना कर पाए, लेकिन यशवंत दीवान के किडनैपिंग केस में जरूर कुछ कर सकती है। सुहानी को सोचते देखकर निशा कहती है, क्या हुआ? अब तू किस सोच में पड़ गई? सुहानी ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुहानी निशा को रोहित से हुई बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो नहीं चाहती थी कि निशा या विवेक यशवंत दीवान के किडनैपिंग केस में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हों। वो जानती थी कि इससे उनकी लाइफ और उनका फ्यूचर दोनों खतरे में आ जाएगा।
सुहानी और निशा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी निशा को अचानक कुछ याद आता है। वो अपना सर पकड़कर शिकायत भरे अंदाज में कहती है, यार मैं तुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताना कैसे भूल गई। निशा की बात सुनकर सुहानी भी क्यूरियस होकर कहती है, कौन सी बात, बता। निशा सीरियस होकर कहती है, तुझे पता है तू कल युवराज सर की वजह से अरेस्ट नहीं हुई थी, बल्कि किसी और ने पुलिस से तेरी कंप्लेंट की थी। सुहानी हैरानी से कहती है, किसने? निशा जवाब देती है, पद्मिनी सिंघानिया ने। पद्मिनी का नाम सुनकर सुहानी दंग रह जाती है। वो निशा से कहती है, पद्मिनी सिंघानिया ने मेरे खिलाफ क्यों कंप्लेंट की? उन्हें क्या लगता है कि सना को मैंने मारा है? निशा चिढ़कर कहती है, सुहानी, शिमला का हर इंसान जानता है कि पुराने रोड पर होने वाले मर्डर्स के पीछे कौन जिम्मेदार है। उस पद्मिनी को भी ये बात पता होगी। मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। कुछ देर सोचने के बाद निशा आगे कहती है, तेरी उससे कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? सुहानी तुरंत जवाब देती है, नहीं यार, मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे आई हूँ। ऐसे में मैं अपने कॉलेज के ट्रस्टी से क्यों दुश्मनी करूंगी? निशा को भी सुहानी की बात सही लगती है। वो आगे कहती है, फिर ये पद्मिनी तेरे पीछे क्यों पड़ी है? सुहानी के पास निशा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों बस कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे। रात हो गई थी। निशा और सुहानी डिनर करके अपने रूम में आ गए थे। सुहानी अपने बेड पर बैठे किसी सोच में डूबी थी। ये देखकर निशा कहती है, सुहानी, तू क्या सोच रही है? सोना नहीं है क्या तुझे? निशा का सवाल सुनकर सुहानी के चेहरे की परेशानी और बढ़ जाती है। निशा सुहानी के पास जाकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, सुहानी, क्या बात है? सुहानी परेशान होकर कहती है, निशा, मुझे अब सोने से डर लगता है। डर लगता है? लेकिन क्यों? निशा कहती है। सुहानी जवाब देती है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आज भी मैं सपने में किसी की मौत ना देख लूं, और अगर मैं नींद में फिर से उस विशिंग वेल की तरफ चली गई तो? निशा कुछ देर सोचने के बाद कहती है, एक काम करती हूँ, आज इस रूम को लॉक कर देती हूँ। अगर तू नींद में चलेगी भी तो इस रूम से बाहर नहीं जा पाएगी। ये कहकर निशा अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है और उसको लॉक कर देती है। निशा वापस बेड पर बैठकर कहती है, अब ठीक है? सुहानी कंफ्यूज होकर हाँ में अपना सर हिला देती है। इसके बाद निशा और सुहानी दोनों अपने अपने बेड पर सो जाती हैं। सुहानी पिछली रात ठीक से नहीं सो पाई थी, इसलिए आज उसे जल्दी नींद आ जाती है। आधी रात हो गई थी। सुहानी अपने बेड पर गहरी नींद में सोई थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा शांत नहीं था। वो नींद में भी बेचैन लग रही थी। आज रात सुहानी फिर से वही सपना देख रही थी। विशिंग वेल के पास वही लड़की खड़ी नीचे देख रही थी। उस लड़की के सामने एक और लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। सुहानी जब जमीन पर पड़ी उस लड़की का चेहरा देखती है तो डर से उसकी नींद टूट जाती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि निशा थी। सुहानी फौरन उठकर बैठ जाती है। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो फौरन निशा के बेड की तरफ देखती है। बेड पर निशा नहीं थी। ये देखकर सुहानी के दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो घबराते हुए कमरे के चारों तरफ निशा को देखने लगती है, लेकिन वहां निशा नहीं थी। सुहानी उठकर वॉशरूम में चेक करती है, लेकिन निशा वहां भी नहीं थी। तभी उसकी नजर अपने रूम के दरवाजे पर जाती है। दरवाजा खुला था। ये देखकर सुहानी अपनी जगह पर ही जम जाती है। क्या उस साय ने निशा को भी? ये सोचकर ही सुहानी की रूह कांप उठती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक सुहानी अपने बेड की तरफ बढ़ती है और कुछ ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अपना मोबाइल मिलता है। सुहानी बिना कुछ सोचे सीधा युवराज को कॉल करती है। इस मुश्किल वक्त में उसे युवराज के अलावा और कोई नहीं सूझ रहा था। युवराज को तो कॉल जा रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सुहानी उसे फिर से कॉल करती है। फिर से युवराज की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अपना कॉल आंसर ना होने पर सुहानी मोबाइल पकड़कर हॉस्टल से बाहर चली जाती है।
जैसे ही सुहानी हॉस्टल के बाहर निकलती है तो वहां का नजारा देखकर उसे डर लगने लगता है। अमावस्या की रात होने की वजह से चारों तरफ घना अंधेरा था। हर तरफ सन्नाटे के बीच उल्लू की अजीब और डरावनी आवाज सुहानी को और भी ज्यादा डरा रही थी। सुहानी अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके तेजी से भागते हुए पुराने रोड की तरफ बढ़ जाती है। पुराने रोड से हॉस्टल के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी। सुहानी बड़ी तेजी से पुराने रोड की तरफ भाग रही थी। आधी दूरी तय करने के बाद सुहानी थक जाती है और वहीं रुककर हाँफने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। सुहानी जब अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखती है तो उस पर युवराज का नाम लिखा था। सुहानी फोन उठाकर हाँफते हुए कहती है, हेलो युवराज सर। सुहानी की डरी और हाँफती हुई आवाज सुनकर युवराज अलर्ट हो जाता है और फौरन कहता है, सुहानी क्या हुआ? तुमने इतनी रात को कॉल क्यों किए और तुम हाँफ क्यों रही हो? सुहानी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती है, युवराज सर, मैंने आज सपने में निशा को विशिंग वेल के पास देखा और अब वो रूम में नहीं है। ये सुनकर युवराज के चेहरे के भाव और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। वो कहता है, अभी तुम कहाँ हो? सुहानी जवाब देती है, मैं पुरानी रोड की तरफ जा रही हूँ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी खुद को समझती क्या है। क्या उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है या फिर उसे लगता है कि वो उस साए का सामना कर सकती है। युवराज बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कार कीज लेकर पुराने रोड की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी अभी भी बड़ी तेजी से रोड पर चल रही थी, लेकिन डर, ठंड और थकान की वजह से उसके पैर कांपने लगे थे। सुहानी हड़बड़ी में हॉस्टल से निकली थी, इसीलिए उसने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना उसके कदम लगातार विशिंग वेल की तरफ बढ़ रहे थे। सुहानी के मन में रह रहकर बस एक ही ख्याल आ रहा था, क्या उसने निशा को भी बाकी लोगों की तरह मार दिया होगा? ये ख्याल हर पल सुहानी की जान ले रहा था। इसी बीच वो देखती है कि एक तेज रोशनी पीछे से उसकी तरफ बढ़ रही थी। सुहानी फौरन पीछे मुड़कर देखती है। वो रोशनी कार की हेडलाइट की थी। कुछ ही पलों में एक कार सुहानी के पास आकर रुक जाती है और उस कार से युवराज बाहर निकलता है। सुहानी युवराज को देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है। युवराज सुहानी के पास आकर एक नजर उसे अच्छे से देखता है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि सुहानी बिल्कुल ठीक है तो वो कहता है, कार में बैठो। वो दोनों बिना समय गवाए कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद युवराज कार स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। अब युवराज का चेहरा और सीरियस हो जाता है। उसे अब किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। वो फिर से चाबी घुमाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। उसके कई बार कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखकर सुहानी कहती है, युवराज सर क्या हुआ? युवराज कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से कुछ सोचते हुए अपने चारों तरफ देखता है। युवराज और सुहानी कार की फ्रंट सीट पर बैठे थे। तभी अचानक से युवराज सुहानी को पकड़कर खुद भी नीचे झुक जाता है। अगले ही पल एक उल्लू तेजी से उड़ते हुए युवराज की कार की तरफ आता है और कार की विंड स्क्रीन से टकरा जाता है। उस उल्लू के टकराने से विंड स्क्रीन टूट जाती है। क्या है सुहानी और युवराज पर होने वाले इस हमले की वजह? क्या फिर से युवराज सुहानी को इस मुसीबत से बचा पाएगा? क्या निशा अब भी जिंदा है या बन चुकी है उस साए का शिकार? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। इसलिए उन्हें चोट नहीं लगती। युवराज फौरन सुहानी से कहता है, बाहर निकलो। युवराज के कहते ही वो दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं, तभी एक बड़ा सा पेड़ कार के ऊपर गिर जाता है। पेड़ के गिरने से वो कार अब पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अगर इस वक्त कोई इंसान उस कार के अंदर बैठा होता तो उसका बचना नामुमकिन था। युवराज भागकर सुहानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है,
तुम ठीक हो? युवराज की आंखों में सुहानी के लिए डर साफ दिख रहा था। ये सब देखकर सुहानी बहुत डर गई थी। डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज को अपने आसपास कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कहता है, वो यहीं है। इसके बाद युवराज सुहानी से कहता है, चलो यहाँ से। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुहानी अपने कदम नहीं बढ़ाती। युवराज वहीं रुककर सुहानी को सवालिया नजरों से देखने लगता है। सुहानी कहती है, मैं निशा के बिना वापस नहीं जाऊंगी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी उसकी बात नहीं मानने वाली है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, ठीक है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर पुराने रोड की तरफ बढ़ जाता है। वो दोनों तेजी से विशिंग वेल की तरफ ही जा रहे थे। तभी सुहानी को अपने कान के बिल्कुल करीब से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, सुहानी। ये सुनकर सुहानी चलते हुए अपनी दाईं तरफ देखती है और अपना बैलेंस खो देती है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से सुहानी नीचे गिर जाती है और युवराज का हाथ उससे छूट जाता है। सुहानी अब सड़क पर पड़ी हुई थी और तभी एक पेड़ बड़ी तेजी से उसके ऊपर गिरने लगता है। सुहानी के लिए इतनी जल्दी वहां से हट पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके साथ युवराज था। युवराज फौरन सुहानी को पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है। इससे सुहानी की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका एक पैर उस पेड़ की डाल के नीचे आ जाता है। सुहानी को तेज दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है। युवराज सुहानी के पास घुटने के बल बैठ जाता है और उसका पैर पेड़ के नीचे से बाहर निकालता है। वो दोनों सड़क पर बैठे हुए थे। तभी एक साया तेजी से सुहानी के पास से उसे छूते हुए गुजरता है। ये सब एक के बाद एक इतनी जल्दी हो रहा था कि युवराज को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस साए के जाते ही सुहानी को अपने गर्दन के पास तेज दर्द महसूस होता है। सुहानी अपना हाथ जब गर्दन पर रखती है तो उसे कुछ नमी महसूस होती है। सुहानी समझ जाती है कि ये नमी खून की है और उसके गले में चोट लगी है। सुहानी की चोट देखकर युवराज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सुहानी को अपना सहारा देकर खड़ा करता है। सुहानी के पैर में भी बहुत दर्द हो रहा था। वो युवराज का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। तभी वो साया फिर से उसी स्पीड में सुहानी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। जैसे ही वो साया सुहानी को छूने वाला होता है, सुहानी डरकर अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेती है। इससे पहले वो साया सुहानी पर हमला कर पाता, युवराज सुहानी के सामने आ जाता है। युवराज के ऐसा करने पर वो साया इस बार युवराज को छूकर चला जाता है। साए के युवराज को छूते ही वहां एक भयानक आवाज गूंज जाती है और अगले ही पल वहां सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ पल पहले चारों तरफ जो हलचल हो रही थी वो अब बिल्कुल बंद हो गई थी। चारों तरफ फिर से वही सन्नाटा छा गया था। अगर कोई आवाज आ रही थी तो वो आवाज सुहानी और युवराज की तेज सांसों की थी। कुछ देर बाद जब सुहानी को एहसास होता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपना हाथ हटाती है और देखती है कि अब वहां वो साया नहीं है और उसके सामने युवराज खड़ा है। क्या वो साया चला गया? सुहानी हैरान होकर कहती है। युवराज जवाब देता है, हाँ। सुहानी डर और कंफ्यूजन के साथ कहती है, कहीं वो फिर से तो वापस नहीं आएगा ना? युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और अपने आसपास देखने लगता है। वहां सड़क पर सुहानी का मोबाइल पड़ा हुआ था, जिसकी फ्लैश लाइट अभी भी ऑन थी। युवराज उस मोबाइल को उठाता है और उसे सुहानी की तरफ बढ़ा देता है। सुहानी एक नजर युवराज को देखती है, जो बिना किसी भाव के दूसरी तरफ देख रहा था। सुहानी युवराज से अपना फोन लेकर उसमें टाइम देखती है। अभी सुबह के 4:15 हो रहे थे। ये देखकर सुहानी को कुछ याद आता है
और वो कहती है, अच्छा, तो वो साया इसलिए चला गया। युवराज को सुहानी की बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या? सुहानी आगे कहती है, मैंने सुना है कि सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इसके बाद से बुरी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। शायद इसी वजह से वो साया मुझे बिना मारे ही चला गया। युवराज इस बात का कोई जवाब नहीं देता। उसे पता था कि उस साये की वहां से जाने की वजह कुछ और ही थी। तभी सुहानी को निशा की याद आती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, युवराज सर, हम उस विशिंग वेल से बस कुछ ही कदम दूरी पर हैं। चलिए, हमें निशा को ढूंढना है। युवराज सुहानी को सहारा देकर उस विशिंग वेल की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन युवराज के हाथ पर भी एक पंजे से बना निशान था, जिससे खून बह रहा था। युवराज उस हाथ को पीछे कर लेता है, जिससे सुहानी की नजर उस पर ना पड़े। कुछ ही देर बाद वो दोनों विशिंग वेल के सामने थे। वहां पहुंचते ही सुहानी बेचैन होकर निशा को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुहानी पागलों की तरह इधर उधर निशा को वहां ढूंढने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। निशा वहां नहीं थी। कुछ देर तक उसे ढूंढने के बाद सुहानी की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो घुटने के बल जमीन पर बैठकर रोने लगती है। युवराज को भी अब यही लग रहा था कि निशा भी बाकी लोगों की तरह उस साये का शिकार बन गई है। उसे निशा के लिए दुख हो रहा था और साथ ही सुहानी की ऐसी हालत देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सुहानी के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहानी को कैसे हैंडल करे। वो अपना हाथ उठाकर सुहानी के कंधे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन अपने हाथ को हवा में ही रोक लेता है। तभी सुहानी का फोन बजता है और युवराज अपना हाथ पीछे ले लेता है। सुहानी निशा की खबर मिलने की उम्मीद से फौरन फोन उठाती है। फोन से एक आदमी की आवाज आती है, हेलो, क्या आप सुहानी शर्मा हैं? जी, सुहानी आंसू पोंछते हुए कहती है। वो आदमी कहता है, आपकी दोस्त निशा सिंह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जल्दी से आ जाइए। उस आदमी की बात सुनकर सुहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो लगभग चीखते हुए कहती है, क्या? सुहानी इसके आगे कुछ नहीं कह पा रही थी। युवराज खामोशी से सुहानी को देख रहा था। फोन से उस आदमी की आवाज आती है, मैंने कहा आपकी फ्रेंड निशा सिंह हॉस्पिटल में एडमिट है। उस आदमी की आवाज सुनकर सुहानी अपने होश में आती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ 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 हाँ। सुहानी अभी भी कुछ नहीं कह पा रही थी। उसके मोबाइल से फिर से आवाज आती है, हेलो मिस सुहानी, आर यू देयर? युवराज कब से सुहानी को देख रहा था, जो इस वक्त खुद को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। वो सुहानी के हाथ से मोबाइल लेकर कहता है, हेलो। फोन से आवाज आती है, हेलो सर, आई वांट टू इन्फॉर्म यू, मिस निशा सिंह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। युवराज कहता है, इज शी फाइन? फोन से आवाज आती है, यस, शी इज फाइन नाउ। ये सुनकर युवराज चैन की सांस लेता है और कहता है, ओके, हम अभी आ रहे हैं। ये कहकर युवराज फोन कट कर देता है। फोन कट करके युवराज सुहानी को देखता है, जो कंफ्यूज होकर उसे ही देख रही थी। सुहानी ने कुछ ही देर में बहुत सारे इमोशंस एक साथ फेस कर लिए थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। युवराज की नजर सुहानी पर रुक जाती है। वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। कुछ पल के लिए वो भूल जाता है कि उसे निशा के पास सिटी हॉस्पिटल जाना है। युवराज से कोई जवाब न मिलने पर सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, युवराज सर, क्या हुआ? निशा ठीक है ना? सुहानी के ऐसा करने से युवराज का ध्यान टूटता है और वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ, वो ठीक है, हमें सिटी हॉस्पिटल जाना होगा, निशा वहीं है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, क्या हुआ है उसे और वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? युवराज कहता है, ये उसके पास जाकर ही पता चलेगा। सुहानी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है,
आज युवराज की नजर सुहानी से हट ही नहीं रही थी। सुहानी का इतना मासूम होना आज युवराज को बहुत परेशान कर रहा था। वो चाहकर भी अपनी नजरें कहीं और नहीं ले जा पा रहा था। तभी युवराज नोटिस करता है कि सुहानी ने कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहना है और वो ठंड से कांप रही है। युवराज डिसअपॉइंटेड होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। युवराज अपनी आंखें खोलकर अपनी जैकेट निकालता है। सुहानी कंफ्यूज होकर युवराज को देख रही थी। अगले ही पल युवराज उस जैकेट से सुहानी को कवर कर देता है। सुहानी उस जैकेट को खुद से दूर करते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे जैकेट उतारने से रोक लेता है। वो सुहानी को डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम शिमला में रहती हो और रात को यहाँ टेम्परेचर माइनस में चलता है? तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? अब सुहानी को ध्यान आता है कि जल्दबाजी में वो गर्म कपड़ों के बिना ही बाहर आ गई थी। अब उसे ठंड का एहसास हो रहा था और उसकी कपकपी भी बढ़ गई थी। सुहानी मासूमियत से जवाब देती है, मैं डर गई थी। युवराज थोड़ी सख्ती से कहता है, तो अब इसे पहन कर रखो। सुहानी जैकेट को निकालते हुए कहती है, नहीं, पहले ही आपकी एक जैकेट मेरे पास है और अब ये भी। युवराज कहता है, मेरे पास बहुत हैं। सुहानी कहती है, अगर आप इसे मुझे दे दोगे तो खुद क्या पहनोगे? ठंड तो युवराज को भी बहुत लग रही थी, लेकिन वो इनकार करते हुए कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। युवराज अपनी बात पर जोर देकर आगे कहता है, अब चुपचाप इसे पहने रहो। इस बार सुहानी युवराज को मना नहीं कर पाती और अपनी जिद छोड़ देती है। सुहानी थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहती है, थैंक यू। सुहानी को वाकई में बहुत ठंड लग रही थी। युवराज बिना कुछ कहे वहां से उठ जाता है। वो उठकर सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। सुहानी थोड़ी झिझक के साथ युवराज का हाथ पकड़ लेती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है, क्योंकि सुहानी के एक पैर में चोट लगी थी। सुहानी बड़ी मुश्किल से उठ पाती है। युवराज सुहानी का हाथ थामे हुए कहता है, क्या तुम चल पाओगी? सुहानी अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। जैसे ही सुहानी अपना कदम आगे बढ़ाती है, उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ जाते हैं। युवराज समझ जाता है कि सुहानी के पैर में काफी दर्द हो रहा है। वो सुहानी से कहता है, रुको। युवराज के कहने पर सुहानी अपने कदम रोक लेती है। युवराज अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है और अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, विशिंग वेल के पास एक कार लेकर आओ अभी। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। कॉल कट करके युवराज सुहानी को पास रखे एक बड़े से पत्थर पर बिठा देता है। वो दोनों कार के आने का इंतजार करने लगते हैं। वहां बैठे हुए सुहानी बड़े गौर से विशिंग वेल और उसके आसपास देख रही थी। वैसे तो ये सीन बहुत भयानक था, लेकिन युवराज के साथ होने की वजह से सुहानी को डर नहीं लग रहा था। युवराज थोड़ी झिझक के साथ कहता है, सुहानी, आई एम सॉरी। युवराज के मुंह से ये 3 मैजिकल वर्ड्स सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो सवालिया नजरों से युवराज को देखती है। क्यों मांग रहा है युवराज सुहानी से माफी? क्या हुआ था निशा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। सुहानी उसे सवालिया नजरों से देखती है। युवराज आगे कहता है, उस रात मुझे वार्डन से तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि ये बात इस तरह से फैल जाएगी और तुम्हारे साथ इतना कुछ हो जाएगा। ये कहते हुए युवराज की आंखों में गिल्ट साफ साफ दिख रहा था। सुहानी युवराज के मुंह से ये सब सुनकर हैरान थी। उसे नहीं पता था कि युवराज इतने अच्छे से बात भी कर सकता है, वरना उसने ज्यादातर युवराज को गुस्सा करते हुए ही या डांटते हुए ही देखा था। सुहानी युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, युवराज सर सॉरी भी बोलते हैं। अब युवराज सुहानी से अपनी नजरें फेर लेता है और कहता है, जब मैं गलत होता हूँ मैं सॉरी कह देता हूँ, इसमें इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। सुहानी अब आंखें फाड़कर युवराज को देखती है
और फिर से अपने मन में कहती है, युवराज सर मेरे मन की बात सुन सकते हैं? युवराज कहता है, तुम्हारी शक्ल पर लिखा है, तुम क्या सोच रही हो? सुहानी फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और खुद से कहती है, युवराज सर तो बहुत डेंजरस हैं। सुहानी की ये हरकत देखकर युवराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है, जिसे वो छुपा लेता है। तभी एक तेज हॉर्न की आवाज से उन दोनों का ध्यान टूटता है। पुराने रोड पर युवराज की कार आ गई थी। युवराज एक नजर कार को देखता है और फिर बिना कुछ कहे सुहानी को अपनी गोद में उठा लेता है। युवराज के अचानक से ऐसा करने पर सुहानी शॉक्ड रह जाती है और नर्वस होकर युवराज की गोद में हड़बड़ाने लगती है। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर थोड़ी सख्ती से कहता है, रिलैक्स, मैं बस तुम्हें कार तक लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर सुहानी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। फिजिकली तो वो बिल्कुल रिलैक्स्ड नजर आ रही थी, लेकिन उसके मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। सुहानी एकटक बस युवराज को ही देख रही थी। युवराज के इतने करीब होने पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। युवराज पास से और भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। वो अपने चेहरे पर सुहानी की नजरों को महसूस कर रहा था और ये उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। लेकिन युवराज अपनी नजर सिर्फ रास्ते पर बनाए हुए था। कार के पास पहुंचकर युवराज सुहानी को कार की बैक सीट पर बिठा देता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। युवराज ड्राइवर से कहता है, सिटी हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर कार सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। वहां से जाते हुए सुहानी जब विशिंग वेल की तरफ देखती है तो उसे फिर से वही लड़की सफेद कपड़ों में दिखाई देती है। इस बार सुहानी को उसका चेहरा कुछ कुछ दिख रहा था। उसे वो लड़की काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। सुहानी याद करने की कोशिश करती है कि ये कौन हो सकती है, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं पास ही बैठे युवराज के दिमाग में इस वक्त बस एक ही सवाल चल रहा था कि निशा उस साय से कैसे बच गई। इससे पहले सुहानी ने जिसे भी अपने सपने में उस लड़की के साथ देखा था वो या तो गायब हो गई थी या फिर उसकी लाश मिली थी, लेकिन निशा के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर कल रात को निशा के साथ हुआ क्या था? ये सवाल बार बार युवराज के दिमाग में चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। युवराज व्हीलचेयर मंगाकर सुहानी को उस पर बैठा देता है और फिर उस व्हीलचेयर को धकेलते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों निशा के रूम तक पहुंच जाते हैं। रूम के अंदर जाकर वो दोनों देखते हैं कि निशा बेड पर लेटी हुई थी। जैसे ही निशा सुहानी को देखती है वो उछलकर बैठ जाती है। युवराज सुहानी की व्हीलचेयर को धकेलकर उसे निशा के करीब ले जाता है। सुहानी निशा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, निशा, तू ठीक है ना? निशा भी इस वक्त सुहानी को व्हीलचेयर में देखकर घबरा जाती है। वो क्यूरियस होकर कहती है, सुहानी, तुझे क्या हुआ है? तू व्हीलचेयर पर क्यों है? और युवराज सर इस वक्त तेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये कहकर निशा युवराज की तरफ देखने लगती है। युवराज वहां खामोशी से खड़ा था। वो निशा को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। सुहानी झल्ला कर कहती है, मैं तुझे सब कुछ बाद में बताऊंगी। पहले तू बता कि आज रात तेरे साथ क्या हुआ था? तू हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? युवराज सुहानी के व्हीलचेयर के पीछे खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। युवराज के उस कमरे में होने की वजह से निशा सुहानी को कुछ बताने से झिझक रही थी। सुहानी उससे कहती है, कोई बात नहीं, तू बोल सकती है। सुहानी की बात सुनकर निशा उसे रात की बात बताना शुरू कर देती है। निशा कहती है, यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। रात को तो हम दोनों साथ में सोए थे। मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि एक लड़की उस मनहूस कुएं के पास खड़ी है। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके बिखरे लंबे बाल थे। मुझे उसका चेहरा तो साफ साफ याद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ। निशा आगे कहती है, मैं सपना देख ही रही थी कि अचानक मेरी आंखें खुल गईं। फिर मैंने देखा कि मैं बीच जंगल में खड़ी हूँ। चारों तरफ अंधेरा था और वहां एक अजीब सी आवाज आ रही थी।
वो सीन बहुत डरावना था। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे मैंने सपने में देखा था। मैं तो बहुत डर गई थी। पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंच गई। युवराज क्यूरियस होकर निशा को बीच में ही टोकते हुए कहता है, तुम मुझसे बच कैसे गई? निशा चिढ़कर कहती है, बता रही हूँ, पूरी बात तो सुनो। युवराज खामोश हो जाता है। निशा आगे कहती है, अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। उस लड़की के सफेद कपड़े और बिखरे बाल ही दिख रहे थे। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे छू भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा डर गई थी। शायद मैं डरकर वहीं बेहोश हो गई और जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। सुहानी फौरन कहती है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर कौन आया? निशा जवाब देती है, पता नहीं यार। सुहानी पीछे मुड़कर युवराज की तरफ देखने लगती है। वो अभी भी शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों को देखकर सुहानी समझ जाती है कि युवराज परेशान है। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, क्या हुआ? युवराज सीरियस होकर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि निशा उससे बच कैसे गई। निशा भी युवराज की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और कहती है, हाँ, मैं बच कैसे गई? वैसे मैं बचकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे कुछ कर क्यों नहीं पाई। युवराज और निशा दोनों कंफ्यूज लग रहे हैं। सुहानी उन दोनों को देखकर अचानक से कहती है, मुझे पता है कि निशा कैसे बच गई। निशा और युवराज सवालिया नजरों से सुहानी को देखने लगते हैं। सुहानी मुस्कुराते हुए निशा के गले में बंधा हुआ लाल धागा बाहर निकाल देती है, जिसमें एक रुद्राक्ष बंधा था। ये देखकर निशा को भी सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन युवराज अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अभी भी कंफ्यूजन के साथ सुहानी को देख रहा था। सुहानी युवराज से कहती है, कुछ दिनों पहले एक अघोरी बाबा ने निशा को ये रुद्राक्ष दिया था। शायद इसी वजह से वो लड़की निशा को छू नहीं पाई। ये जानकर युवराज को भी अब सारी बातें समझ आ जाती हैं। सुहानी आगे कहती है, बस एक बात हमें पता नहीं है। क्या? निशा कहती है। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, तुझे इतनी रात को विशिंग वेल से हॉस्पिटल लेकर कौन आया? आमतौर पर रात में पुराने रोड की तरफ कोई भी नहीं जाता। सुहानी का सवाल पूरा होते ही दरवाजे से एक कड़क आवाज सुनाई देती है, इन्हें मैं लेकर आया। ये आवाज सुनकर निशा, युवराज और सुहानी तीनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे के पास एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी खड़ा था। 6 फीट हाइट, गोरा रंग और शानदार पर्सनालिटी। वो हॉस्पिटल रूम के अंदर आता है। वो निशा, सुहानी और युवराज को गौर से देखता है। वो तीनों इस वक्त कंफ्यूज थे, लेकिन कंफ्यूजन का भाव सिर्फ निशा और सुहानी के चेहरे पर था। युवराज का चेहरा अभी भी शांत था। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और इतनी रात को ये विशिंग वेल के पास क्या करने गया था, जहां निशा इसे मिल गई। उन तीनों के कंफ्यूजन को देखकर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं एएसपी अर्नव सिंह। पुराने रोड के सारे केस अब मैं और मेरी टीम हैंडल करेगी। अर्नव की बात सुनकर उन तीनों की कंफ्यूजन हैरानी में बदल जाती है। एएसपी अर्नव सिंह का नाम सुनते ही सुहानी और निशा हैरानी से उसे देखने लगते हैं। युवराज भी ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। निशा और सुहानी के बाद अर्नव की नजर युवराज पर जाती है। युवराज को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अर्नव आगे बढ़कर युवराज के सामने जाता है। वो शक और मुस्कान के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ युवराज से कहता है, हेलो मिस्टर युवराज दीवान, तो फाइनली आज आपसे मुलाकात हो ही गई। ये कहकर अर्नव युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। युवराज भी अर्नव से हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर सिंह, वेलकम टू शिमला। अर्नव कहता है, थैंक यू मिस्टर युवराज। अर्नव और युवराज एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे जैसे वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हों। युवराज पहले से जानता था कि पुराने रोड के केस को सॉल्व करने के लिए एक नई टीम आने वाली है।
और उस टीम को अर्नव सिंह लीड करेगा। युवराज को पहले से अर्नव के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन पता थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी अर्नव से इस तरह से मुलाकात होगी। निशा और सुहानी उन दोनों को ही देख रही थी। निशा अपनी आंखें छोटी करके सुहानी से कहती है, सुहानी, तूने रामायण देखी है? सुहानी अजीब से एक्सप्रेशन के साथ निशा को देखती है। निशा फिर से धीमी आवाज में कहती है, अरे ये भरत मिलाप जैसा सीन नहीं लग रहा क्या? कहीं ये दोनों बिछड़े हुए जुड़वा भाई तो नहीं? ये कहकर निशा धीरे से हंसने लगती है। तभी उसे अर्नव की आवाज सुनाई देती है, यू नीड टू वर्क ऑन योर जोक्स मिस। अर्नव इनडायरेक्टली निशा से उसका नाम पूछ रहा था। निशा। निशा घबराते हुए अर्नव को अपना नाम बताती है। निशा को लगा नहीं था कि अर्नव उसका ये जोक सुन लेगा। निशा का घबराया हुआ चेहरा देखकर अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, रिलैक्स मिस निशा, मुझे आपसे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आप बस जवाब दे दीजिए और फिर मैं चला जाऊंगा। अर्नव ने अब तक युवराज और सुहानी के चोट को भी देख लिया था, लेकिन अभी उसकी बारी नहीं आई थी। अर्नव सीरियस टोन में निशा से कहता है, तो मिस निशा, आप इतनी रात उस पुराने रोड पर कैसे पहुंची और आप वहां बेहोश कैसे हो गई? अर्नव निशा से बिल्कुल साफ साफ अपना सवाल पूछ लेता है। निशा अर्नव का सवाल सुनकर घबरा जाती है और सुहानी की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अगर वो सच कहती तो अर्नव उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। अर्नव निशा की घबराहट नोटिस कर लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। निशा अर्नव को देखते हुए अपने मन में कहती है, अब मैं इनसे क्या कहूँ? निशा ये सोच ही रही थी, तभी अर्नव उससे कहता है, मिस निशा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। क्या होगा निशा का जवाब? क्या निशा अर्नव को सारी बातें बता देगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। पन्ना की बस है क्या? हाँ पन्ना है हाँ और देवास हाँ। रत्ना। एमपी के कोने कोने का सफर रेड बस पर करो, ये टाइम पास स्किप करो। अर्नव उससे कहता है, मिस निशा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। निशा अर्नव से नजरें चुराकर कहती है, सर, वो मैं क्या मिस निशा? अर्नव निशा पर शक करते हुए कहता है। निशा एक गहरी सांस लेती है और खुद को संभालते हुए कहती है, कल रात शायद मैं नींद में चल रही थी और चलते हुए विशिंग वेल तक चली गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं विशिंग वेल के पास खड़ी थी। अंधेरे में वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। मैंने उस जगह के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, इसीलिए मैं डर गई और वहां बेहोश हो गई। निशा के इस जवाब से सुहानी भी चैन की सांस लेती है। वो भी ये नहीं चाहती थी कि निशा अर्नव को सच बताए। अर्नव एक पल में समझ जाता है कि निशा उससे झूठ बोल रही है। उसको पहले ही इस बात की उम्मीद थी, लेकिन वो निशा से और कोई सवाल नहीं करता। अर्नव जानता था कि ये केस बहुत पेचीदा है। वहां जो कुछ भी हो रहा था उसका पता इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता था। अर्नव सुहानी और युवराज की तरफ देखता है। दोनों के गले में गहरे खरोच के निशान थे जो उन्हें उस साये ने दिए थे। साथ ही सुहानी व्हीलचेयर पर बैठी थी। अर्नव उन दोनों पर शक करते हुए कहता है, आप दोनों को ये चोटें कैसे लगी? अर्नव का सवाल सुनकर सुहानी नर्वस हो जाती है। सुहानी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन युवराज उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। वो अर्नव से कहता है, कुछ देर पहले किसी ने सुहानी को कॉल करके निशा के बारे में बताया था। निशा के बारे में सुनकर सुहानी परेशान हो गई थी और घबराहट में पैदल ही सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। रास्ते में एक भेड़िए ने इस पर अटैक कर दिया। मैं भी उसी रास्ते से जा रहा था। जब मैंने इसे प्रॉब्लम में देखा तो बस हेल्प कर दी। मैं सुहानी को बचाने की कोशिश कर रहा था, तब उस भेड़िए ने मुझ पर भी अटैक कर दिया, इसीलिए मुझे भी चोट लग गई। युवराज का इतना सटीक जवाब सुनकर अर्नव उससे और कोई सवाल नहीं करता।
अर्नव जानता था कि ये तीनों उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन शिमला आते ही वो युवराज दीवान से उलझने के मूड में नहीं था। अर्नव बिल्कुल रिलैक्स टोन में कहता है, ओके देन, जब यहाँ बारे में पहले से ही काफी कुछ पता था। यही वजह थी कि इस वक्त वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। और डरे भी क्यों ना, शिमला के लोग दिन में भी उस विशिंग वेल के पास नहीं जाते थे। वहां होने वाली मौत की खबरें ही लोगों को डराने के लिए काफी थीं। अर्नव विशिंग वेल के पास जाकर उसे बड़े गौर से देख रहा था। गोपाल विशिंग वेल से थोड़ी दूर खड़ा था और वो डर से लगभग कांप रहा था। गोपाल घबराते हुए अर्नव से कहता है, सर, आप यहाँ क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। अर्नव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो विशिंग वेल की रेलिंग पर टिककर कहता है, गोपाल, मुझे यशवंत दीवान और पद्मिनी सिंघानिया की पूरी कुंडली चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। गोपाल हैरान होकर कहता है, सर, आपको उन दोनों के बारे में क्यों जानना है? क्या आपको पता नहीं, यशवंत दीवान शिमला ही नहीं, हिमाचल के सबसे पावरफुल इंसान है। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अर्नव कहता है, वो तो है गोपाल, लेकिन मुझे शक है कि इन दोनों का लिंक ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस से भी जुड़ा हुआ है। ये सुनकर गोपाल चौंक जाता है और कहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग? अर्नव हाँ में अपना सर हिला देता है। गोपाल आगे कहता है, सर, मुझे नहीं लगता कि ये सच है। यशवंत दीवान का बिजनेस ही इतना बड़ा है कि वो हजारों लोगों को एक ही दिन में खरीद सकते हैं। उन्हें ये काम करने की क्या जरूरत है? अर्नव गोपाल की बात से सहमत होकर कहता है, तुम कह तो सही रहे हो। सच कहूँ तो ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है। आखिर यशवंत दीवान को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? अर्नव कुछ सोचते हुए कहता है, गोपाल, कि यशवंत दीवान इतने कम वक्त में इतना रिच और पावरफुल कैसे बन गया? गोपाल कहता है, सर, इन सबके पीछे उनके बेटे युवराज दीवान हैं। अर्नव क्यूरियस होकर कहता है, युवराज दीवान? गोपाल आगे कहता है, हाँ सर, दीवान एम्पायर शुरू तो यशवंत दीवान ने किया था, लेकिन इसे इस ऊंचाई तक युवराज दीवान ने पहुंचाया है। वो अपनी फैमिली की ढाल है। उनके रहते हुए कोई भी यशवंत दीवान को छू भी नहीं सकता। ये सुनकर अर्नव फिर से सोच में पड़ जाता है। उसे याद था कि शिमला आने से पहले उसे हर इंसान ने वार्न किया था कि वो युवराज दीवान से बिल्कुल ना उलझे। अर्नव यही सब सोच रहा था, तभी गोपाल जोर से चिल्लाता है, सर, ऊपर देखिए। अर्नव फौरन ऊपर देखता है। एक बड़ा सा पेड़ तेजी से उसके ऊपर ही गिर रहा था। अर्नव बड़ी फुर्ती से वहां से हट जाता है और वो पेड़ अर्नव से
सिर्फ 3 इंच की दूरी पर गिर जाता है। पेड़ के नीचे गिरते ही अर्नव को एक लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। वो आवाज सुनकर अर्नव चौंक जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। गोपाल भागकर अर्नव के पास जाता है। वो घबराते हुए कहता है, सर आप ठीक तो है ना? अर्नव उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हुए गोपाल से कहता है, क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी? ये सुनकर गोपाल और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, सर कैसी आवाज? अर्नव समझ जाता है कि गोपाल ने वो आवाज नहीं सुनी है। वो अपने मन में कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं, फिर वो आवाज किसकी थी? ये सोचते हुए अर्नव विशिंग वेल की तरफ देखता है और फिर से उसकी तरफ बढ़ जाता है। गोपाल अर्नव को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, सर वहां से दूर हट जाइए, वो बहुत ही मनहूस कुआं है। अर्नव गोपाल की बात को इग्नोर करके उस कुएं के अंदर झांकता है। कुएं के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और अर्नव को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उस अंधेरे के बीच अर्नव को एक धुंधला सा चेहरा दिखता है। अर्नव उस चेहरे पर गौर करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो चेहरा ऊपर उठकर अर्नव के चेहरे के एकदम पास आ जाता है और दूसरे ही पल वो चेहरा वापस कुएं के अंदर चला जाता है। अर्नव ये देखकर घबरा जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। गोपाल भागते हुए अर्नव के पास आता है। वो अर्नव को उठाते हुए कहता है, सर मैंने कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है, अब चलिए यहाँ से। इस बार अर्नव गोपाल से बहस नहीं करता क्योंकि अभी अभी जो उसने देखा था वो उसके सभी लॉजिक से परे था। अर्नव गोपाल के साथ वहां से चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में निशा और सुहानी एक दूसरे से बातें कर रही थी। तभी एक नर्स उस रूम के अंदर आती है और सुहानी से कहती है, मैम मुझे अपनी चोट दिखाइए, मैं इसकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। सुहानी समझ जाती है कि उस नर्स को युवराज ने ही भेजा है। थोड़ी ही देर में युवराज भी रूम के अंदर आ जाता है। सुहानी के गर्दन पर एक गहरी खरोंच लगी थी। नर्स उस चोट की ड्रेसिंग करने लगती है। ड्रेसिंग हो जाने के बाद वो नर्स सुहानी के पैर को देखती है। सुहानी के पैर में काफी ज्यादा चोट आई थी जिसकी वजह से उसका पैर सूज गया था। जैसे ही नर्स सुहानी के पैर को छूती है, दर्द से सुहानी की चीख निकल जाती है। युवराज वहां खड़ा ये सब देख रहा था। सुहानी के पैर के कुछ पॉइंट्स दबाने के बाद नर्स उससे कहती है, आप यहीं रुक जाइए, थोड़ी देर में डॉक्टर आकर आपके पैर चेक करेंगे। ये कहकर नर्स उस कमरे से बाहर चली जाती है। निशा भी बेड से नीचे उतरकर कहती है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, और वॉशरूम चली जाती है। अब उस रूम में युवराज और सुहानी के अलावा और कोई नहीं था। युवराज चलकर सुहानी के पास आता है और उसके व्हीलचेयर के सामने घुटने के बल बैठ जाता है। युवराज को ऐसा करते देख सुहानी चौंक जाती है। इससे पहले कि वो युवराज से कुछ कह पाती, युवराज उसके उस पैर को अपने हाथों में ले लेता है जिसमें चोट लगी थी। सुहानी अपने पैर पीछे लेने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, आप ये क्या कर रहे हैं? युवराज अपना सर उठाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, क्या तुम कुछ देर शांत नहीं रह सकती? युवराज की उन शांत और गहरी आंखों को देखकर सुहानी खामोश हो जाती है। युवराज सुहानी के पैर अपने घुटने में रखकर उस पॉइंट पर अपना हाथ रखता है। सुहानी को दर्द हो रहा था। सुहानी इस वक्त काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। युवराज के सिर्फ एक नजर देने से ही सुहानी की नर्वसनेस बढ़ जाती थी। तो उसके छोड़ा सुहानी पर क्या असर हो रहा था, ये तो सिर्फ वही जानती थी। युवराज कुछ देर तक इसी तरह सुहानी के पैर को पकड़ कर रखता है और फिर उसका पैर वापस नीचे रखकर उठ जाता है। सुहानी को एहसास होता है कि उसके पैर में जो दर्द था अब वो बिल्कुल भी नहीं है। मैन होकर युवराज को देखती है और फिर उठकर खड़ी हो जाती है। सुहानी आसानी से चलते हुए कहती है, ये आपने कैसे किया? अब तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है।
युवराज सुहानी की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी समझ जाती है युवराज ने ये कैसे किया है। सुहानी अब तक ये तो समझ गई थी कि युवराज कोई आम इंसान नहीं है। इससे पहले भी उसने सुहानी को कई बार इस तरह से बचाया था जो किसी आम इंसान के बस का नहीं था। चाहे भूकंप के समय पहाड़ी से गिरती हुई चट्टान से बचाना हो या अंधेरे घने जंगल में भेड़ियों से। ये सब याद करके सुहानी आगे कुछ नहीं कहती। सुहानी यही सोच रही थी, तभी निशा वॉशरूम से चिल्लाते हुए बाहर आती है। उसकी चीख सुनकर युवराज और सुहानी घबरा जाते हैं कि कहीं निशा को कुछ हो तो नहीं गया। सुहानी निशा को घूर कर कहती है, निशा क्या हुआ? तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? निशा एक्साइटेड होकर कहती है, यार मैं कब से याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे याद आ गया है। युवराज निशा को इस तरह से देख रहा था जैसे वो कोई पागल हो। सुहानी भी कंफ्यूज होकर निशा को कहती है, निशा तू क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। निशा उसी एक्साइटमेंट के साथ आगे कहती है, मुझे पता चल गया है कि विशिंग वेल के पास जो लड़की थी वो कौन है। निशा का जवाब सुनकर युवराज और सुहानी सवालिया नजरों से उसे देखने लगते हैं। आखिर कौन है वो लड़की? क्या अर्नव सच तक पहुंचने की चाह में अपनी जान खतरे में डाल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। आती है और बेड पर चढ़कर पालती मोड़कर बैठ जाती है। फिर वो एक्साइटेड होकर सुहानी और युवराज को देखती है। उसकी एक्स्ट्रा स्माइल देखकर सुहानी कहती है, निशा बताएगी भी कि हुआ क्या है? निशा उसी एक्सप्रेशन के साथ कहती है, सुहानी तूने भी तो उस विशिंग वेल वाली लड़की को देखा है ना? तुझे वो कुछ जानी पहचानी सी नहीं लगी? सुहानी उस लड़की को याद करते हुए कहती है, मैंने उसे देखा तो है लेकिन कभी उसका चेहरा साफ साफ नहीं देखा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे उसे जानती हूँ। कहीं तो मैंने बिल्कुल उसी की तरह किसी लड़की को देखा है, बस कुछ याद नहीं आ रहा है। निशा अपना मोबाइल उठाकर उसमें कुछ ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद मोबाइल का स्क्रीन सुहानी के सामने ले आती है। निशा सुहानी को एक ग्रुप फोटो दिखा रही थी। सुहानी तस्वीर को देखते हुए कहती है, ये तो वही मनाली ट्रिप की फोटो है ना? तो इसमें मुझे क्या दिखा रही है? ये कहते कहते सुहानी चुप हो जाती है, जैसे उसने कुछ अजीब सी चीज देख ली हो। वो अपनी आंखें बड़ी करके निशा को देखती है। निशा के चेहरे पर अभी भी वही स्माइल थी, मानो उसने ये पता लगाकर दुनिया जीत ली हो। युवराज भी वहीं बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय तक शौक में रहने के बाद सुहानी निशा से कहती है, इस तस्वीर में सना की कलाई में वही टैटू है जो उस लड़की की कलाई में था। इसका मतलब क्या वो लड़की? निशा सुहानी की बात पूरी करते हुए कहती है, वो लड़की सना ही है। युवराज भी ये सुनकर हैरान था। सुहानी आगे कहती है, लेकिन मैंने सपने में देखा था कि उस साय ने सना का गला दबाकर उसे कुएं में फेंक दिया था। निशा कहती है, एग्जैक्टली, लेकिन क्या तूने बाकियों की तरह सना की लाश देखी? सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। युवराज बड़े ध्यान से निशा की बातें सुन रहा था। निशा आगे कहती है, वैसे भी पुलिस को अब तक सना की लाश नहीं मिली है, वो अभी तक मिसिंग है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस साय ने सना को पोजेस्ड कर लिया हो और उससे लोगों का मर्डर करवा रहा हो। सुहानी कहती है, निशा तू कुछ भी कह रही है, ये कैसे हो सकता है? युवराज सुहानी की बात काटते हुए कहता है, ऐसा हो सकता है, ये पहले भी हुआ है। सुहानी और निशा हैरानी से युवराज को देखती हैं। उनकी नजरों से समझ आ रहा था कि वो युवराज से पूरी बात जानना चाहती हैं। युवराज आगे कहता है, आज से कुछ 10-11 साल पहले यहाँ ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। ये कहते हुए युवराज अचानक से खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो नहीं कहना चाहिए था। युवराज अब तक सुहानी और निशा को अच्छे से जान गया था। उसे पता था
कि अब वो दोनों किसी भी कीमत में उस इंसिडेंट के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए वो अपनी जान खतरे में डालने से भी पीछे नहीं हटेंगे। युवराज उठते हुए कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, और वहां से चला जाता है। निशा युवराज को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, पूरी बात तो। इससे पहले निशा अपनी बात पूरी कर पाती, युवराज वहां से जा चुका था। निशा और सुहानी को युवराज का ये बर्ताव समझ नहीं आता और वो दोनों एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। निशा इरिटेट होकर सुहानी से कहती है, यार ये युवराज सर इतने अजीब क्यों हैं? सुहानी भी अनजान बनकर अपने कंधे उचका देती है। कुछ घंटे बाद निशा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और सुहानी के साथ वापस हॉस्टल आ जाती है। वापस आकर सुहानी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। उसे तैयार होते देख निशा कहती है, सुहानी, क्या तू कॉलेज आ रही है? सुहानी अपने बुक्स अरेंज करते हुए कहती है, हाँ। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती है, आज तुझे रेस्ट करना चाहिए, तुझे चोट लगी है। सुहानी कहती है, मुझे आज कॉलेज जाना ही होगा, मुझे पद्मिनी सिंघानिया से मिलना है। मैं जानना चाहती हूँ उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों किया। ये सुनकर निशा चौंक जाती है। वो अपने बेड से उठकर सुहानी के पास आती है और उसके कंधे को पकड़कर कहती है, सुहानी, मेरी बात ध्यान से सुन। सुहानी सवालिया नजरों से निशा को देखती है। निशा अपनी बात आगे बढ़ाती है, तू यहाँ नई है, इसीलिए पद्मिनी सिंघानिया को नहीं जानती है। पद्मिनी सिंघानिया बहुत पावरफुल लेडी है, तो उससे पंगा मत ले। सुहानी बड़े आराम से कहती है, निशा, मैं उनसे पंगे नहीं ले रही। मुझे लगता है उन्हें मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं बस उनसे बात करके उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती हूँ। निशा सोच में पड़ जाती है। वो अब थोड़ी परेशान लग रही थी। सुहानी निशा से कहती है, क्या हुआ? अब तू क्यों परेशान लग रही है? निशा कहती है, यार, मुझे तेरा पद्मिनी से मिलना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुझे याद है ना, जब तू पहली बार कॉलेज आई थी, उस दिन क्या हुआ था? उसने रोड पर अपनी कार रोककर तुझे धमकी दी थी। उसका एटीट्यूड तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, लेकिन तेरे साथ उसका बर्ताव और भी अजीब है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, निशा, तू कहना क्या चाहती है? निशा कहती है, पद्मिनी सिंघानिया कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, कोई भी नहीं जानता। कुछ साल पहले पता नहीं वो कहाँ से आ गई और शिमला की सबसे पावरफुल लेडी बन गई। ये सब बहुत सस्पिशियस है। मैं नहीं चाहती कि तू फिर से मुसीबत में पड़ जाए। सुहानी निशा की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसकी बात पूरी होने पर सुहानी कहती है, आई नो यार, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो हमारे कॉलेज की ट्रस्टी है और मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे आई हूँ। अगर कॉलेज की ट्रस्टी मुझसे नाराज हो गई तो मैं यहाँ कैसे पढ़ पाऊंगी? मुझे पद्मिनी सिंघानिया से एक बार बात करनी ही होगी। निशा कहती है, ठीक है, फिर मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सुहानी कहती है, बिल्कुल नहीं, अभी तू आराम कर। आई प्रॉमिस, मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ूंगी। निशा कुछ सोचकर कहती है, ऐसी बात है तो ठीक है, तू उससे मिलकर आ जा। वैसे भी अब वो रोज ही कॉलेज आती है। बेचारा विवेक, उसकी तो पद्मिनी को साया बताने वाली थ्योरी ही फेल हो गई। ये कहते हुए निशा को हंसी आ जाती है। वो आगे कहती है, मैं उस 10 साल पुराने इंसिडेंट का पता करती हूँ जिसके बारे में आज युवराज सर ने बताया है। सुहानी कहती है, इतने पुराने इंसिडेंट के बारे में तू कैसे पता लगाएगी? निशा अपनी गर्व भरी मुस्कान के साथ कहती है, सुहानी शर्मा, तुम अभी निशा सिंह को जानती ही कहाँ हो। मैं चाहूँ तो कुछ भी पता लगा सकती हूँ। सुहानी मुस्कुराते हुए निशा को बाय कहती है और वहाँ से कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुँचते ही सुहानी सबसे पहले पद्मिनी के ऑफिस की तरफ जाती है। पद्मिनी का ऑफिस कॉलेज के ऐसे हिस्से में था जहाँ बहुत कम लोग आते थे। वहाँ बिना किसी काम के किसी का भी आना मना था। पद्मिनी के ऑफिस के बाहर हर वक्त एक गार्ड होता था। ऑफिस के पास पहुंचकर सुहानी उस गार्ड से कहती है, क्या पद्मिनी मैम अंदर हैं? गार्ड सुहानी को ऊपर से नीचे देखता है और कहता है, क्या काम है आपको? सुहानी कहती है,
मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुहानी की बात पूरी होते ही पद्मिनी की ऑफिस बेल बजती है। आवाज सुनकर गार्ड भी नर्वस हो जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है और दरवाजा खोलकर ऑफिस के अंदर जाता है। कुछ ही देर में वो गार्ड बाहर आकर सुहानी से कहता है, आप अंदर जा सकती हैं। सुहानी यहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन अब उसे पद्मिनी से मिलने से डर लग रहा था। कुछ देर तक वो दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है, फिर हिम्मत जुटाकर ऑफिस का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलकर सुहानी कहती है, मे आई कम इन मैम? पद्मिनी अपनी जगह पर बैठी सुहानी का ही इंतजार कर रही थी। वो सुहानी को देखकर कहती है, यस ऑफ कोर्स। सुहानी अंदर चली जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि पद्मिनी अपनी चिट्ठी उसे ही देख रही थी। सुहानी अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए कहती है, नहीं मैम। पद्मिनी सुहानी को देखते हुए कहती है, मिस सुहानी, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये कहते हुए पद्मिनी सामने चेयर की तरफ इशारा करती है। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है और अपने मन में कहती है, ये मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? लेकिन वो इस बात पर कुछ रिएक्ट ना करते हुए चेयर पर बैठ जाती है। सुहानी पद्मिनी से कहती है, मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पद्मिनी एकटक सुहानी को देखते हुए कहती है, मैं सुन रही हूँ। पद्मिनी की आंखें और उसका अंदाज सुहानी को और भी ज्यादा डरा रहा था। वो अपनी नर्वसनेस छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, मैम, आपने मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट किया था। मुझे पता है आपको मिसअंडरस्टैंड हुई है। पद्मिनी अभी उठती है और चलती हुई कहती है, ओह, तो तुम मुझे मेरी ही शिकायत में आई हो। सुहानी थोड़ा और घबरा जाती है। वो डर से हकलाते हुए कहती है, नो मैम, मैं तो बस। सुहानी इतना ही कह पाई थी, तभी उसकी नजर पद्मिनी की गर्दन पर जाती है। उसकी गर्दन पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा युवराज की गर्दन पर था। युवराज गर्दन पर वो निशान उस साए के हमले से बना था। पद्मिनी सुहानी को खामोश देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? ये कहते हुए पद्मिनी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लगता है और वो धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। सुहानी अभी भी उस चेयर पर बैठी थी। जैसे जैसे पद्मिनी सुहानी के करीब आ रही थी, वैसे वैसे सुहानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। पद्मिनी सुहानी की आंखों में देखते हुए कहती है, लगता है तुम भूल गई हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। सुहानी बिना कुछ कहे पद्मिनी को ही देख रही थी। शिमला की इस ठंड में भी सुहानी के माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। पद्मिनी आगे कहती है, और आखिरी बार कह रही हूं, इसे हमेशा याद रखना, युवराज से दूर रहो। ये कहते हुए पद्मिनी की आंखें और भी गहरी हो गई थीं, जिससे सुहानी डर से कांपने लगती है। अभी पद्मिनी की आंखें कही इतनी सुंदर और खतरनाक आंखें सुहानी ने पहले कभी नहीं देखी थी। पद्मिनी अपना हाथ उठाकर सुहानी की तरफ बढ़ाती है और अपनी 2 उंगलियां उसकी गर्दन के चोट पर रख देती है। पद्मिनी के उस चोट को हाथ लगाते ही सुहानी को वहां ही जलन महसूस होती है। दर्द से सुहानी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो बुरी तरह से सहम गई थी। इधर पद्मिनी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के साथ मुस्कुराहट थी, जैसे सुहानी को तकलीफ देकर उसे मजा आ रहा हो। सुहानी वहां से उठकर जाना चाहती थी, लेकिन वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी एक शिकार है और पद्मिनी कोई शिकारी। जब पद्मिनी सुहानी की चोट को अपनी उंगलियों से दबा रही थी, तभी ऑफिस का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर पद्मिनी दरवाजे की तरफ देखती है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। दरवाजे पर अर्नव खड़ा था। क्या होगा जब पहली बार अर्नव और पद्मिनी होंगे आमने सामने? क्या अर्नव सुहानी को पद्मिनी से बचाएगा? क्या वो पद्मिनी के सच तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।